लिट्टी या LTTE ये नाम आपने कई बार मीडिया में सुना होगा। एक आर्म ग्रुप था जो तमिल लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था श्रीलंका में, और इसी ग्रुप ने प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी की हत्या भी की थी। India dominated the headlines in the world this week with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. पर ये हत्या हुई क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था और क्यों ये ग्रुप LTTE बनी और इसका क्या रोल था श्रीलंका की हिस्ट्री में, इसी बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। The Union Home Ministry of India has issued a fresh notification extending the ban on the Liberation Tigers of Tamil Eelam or LTTE in India for 5 years. इस वीडियो में हम कई पार्ट में बात करेंगे। सबसे पहले श्रीलंका की हिस्ट्री, LTTE बना क्यों, इनका मोटिव क्या था, LTTE ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी की हत्या क्यों की और LTTE का एंड कैसे हुआ। श्रीलंका में 16वीं सेंचुरी से पहले कई छोटे छोटे राज थे, लेकिन ये तब बदला जब वहाँ पुर्तगाली लोग गए और उन्होंने किंगडम ऑफ कैंडी पे अपना कंट्रोल कर लिया। किंगडम ऑफ कैंडी वहाँ पे एक राज्य था। इसके बाद डच लोग आए और फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने पूरे श्रीलंका पे अपना कंट्रोल कर लिया। और उस टाइम श्रीलंका की पॉपुलेशन में 30 लाख लोग बुद्धिस्ट थे, सिंधली थे, जबकि 3 लाख लोग तमिल हिंदू थे। लेकिन ये बहुत जल्द चेंज हो गया क्योंकि ब्रिटिशर्स को श्रीलंका में चाय की खेती के लिए मजदूरों की जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने 10 लाख भारतीय तमिल लोगों को श्रीलंका ले गए चाय के बागान में काम करने के लिए। इसके साथ ही जो भी ब्रिटिश सरकार की सिविल सर्विस की पोस्ट थी उसमें भी तमिल लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी क्योंकि तमिल लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे, उन्हें अच्छी इंग्लिश आती थी और इस कारण से भी सिंधली और तमिल लोग भी डिस्प्यूट क्रिएट होने लगा। लेकिन ये डिस्प्यूट तब और ज़्यादा बढ़ गया जब 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। On a goodwill visit to Ceylon, the cruiser Norfolk joins in the Crown Colony's independence celebrations. Around him are gathered the people who will form Ceylon's first government. After 146 years of British rule, Ceylon joins the British Commonwealth of Nations as an independent member. स्टार्टिंग में श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल और सिंधली लैंग्वेज को बराबर का स्टेटस दिया जाएगा। इसके बाद सिंधली लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि सिंधली लोगों का मानना था कि श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधली बुद्धिस्ट लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि वो लोग काफी टाइम से दबे हुए थे। और इसी वजह से श्रीलंका में 1998 में जब नए प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज एक पास करके सिंधली लैंग्वेज को इकलौती लैंग्वेज चुना। इस एक डिसीजन की वजह से तमिल लोगों का श्रीलंका की सरकारी नौकरी में कंट्रीब्यूशन काफी कम हो गया। वहीं 1972 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल सिन्हाला एक्ट की वजह से बुद्धिस्ट लोगों को और प्रायोरिटी दिया गया, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट लोग तमिल लोगों की जमीन भी लेने लगे। जबकि 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में सिंधली और तमिल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इसी वजह से कई तमिल यंग लड़के आर्म्स ग्रुप बनाने लगे और इसी टाइम पे एक मिलिटेंट ग्रुप LTTE की स्थापना हुई नॉर्दर्न श्रीलंका में। अब बात करते हैं कि LTTE या LTTE बना कैसे। LTTE बना कैसे जानने से पहले जानते हैं कि इसे बनाया किसने। LTTE को बनाया था वेलुपिल्लाई प्रभाकरन ने, जिसे कुछ देश आतंकवादी कहते हैं तो कुछ लोग के लिए क्रांतिकारी थे। प्रभाकरन का जन्म 1954 में श्रीलंका के एक जिले जाफना में हुआ था, एक तमिल परिवार में। जैसे से वो बड़े हो रहे थे उनके आसपास उनके साथ और कई तमिल लोगों के साथ श्रीलंका सरकार के अत्याचार और उनके भेदभाव का असर उन पर पड़ा। यंग एज में ही उन्होंने तमिल यूथ फ्रंट नाम का एक संगठन ज्वाइन किया और उसके बाद मात्र 17 साल की उम्र में TNT तमिल न्यू टाइगर नाम का एक ग्रुप बनाया और कई तमिल लोगों को उसमें शामिल किया। और मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला कत्ल किया जाफना के मेयर अल्फ्रेड दुरियप्पा का, जब वो मंदिर में जा रहे थे। 1976 तक TNT इतना बड़ा हो चुका था कि वो प्राइवेट गवर्नमेंट की तरह हो गए थे। उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी बनाया जो स्कूल चलाता था। अब इतना ज़्यादा तमिल लोगों के समर्थन के बाद प्रभाकरन ने एक नए देश तमिल लोगों के लिए तमिल ईलम की सरकार से मांग की। इसके साथ ही उन्होंने TNT यानी तमिल न्यू टाइगर का नाम चेंज करके लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE रख दिया, जिसका मेन पर्पस तमिल लोगों के लिए एक देश बनाना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी तमिल लोग LTTE ज्वाइन करना चाहते थे। बहुत सारे लोग समाज के निकाले जाने से या फिर मारे जाने के डर से भी LTTE ज्वाइन करते थे। तो बहुत सारे लोग पैसे भी देते थे कि उनके बच्चों को LTTE ज्वाइन ना करना पड़े और बहुत सारे लोग श्रीलंका छोड़ के भी चले गए। LTTE में प्रभाकरन 12 से 13 साल के बच्चों को शामिल करने पर ज़्यादा जोर देते थे, खासकर वैसे बच्चे जिन पर श्रीलंकन आर्मी ने किसी तरह का अत्याचार किया हो। उन बच्चों को आर्मी वाली ट्रेनिंग दी जाती थी और ट्रेनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वो प्रभाकरन के प्रति वफादारी कसम ना खा ले और उसके बाद प्रभाकरन उन्हें एक साइनाइड की गोली देते थे। LTTE के सैनिकों को सिखाया जाता था कि दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा है खुद ही मर जाओ। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि तमिल लोग ऐसे ही मरने मारने के लिए तैयार हो गए। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी श्रीलंका की सरकार और वहाँ की आर्मी, जिन्होंने तमिल लोगों पर अत्याचार किया। श्रीलंका की आर्मी तमिल लोगों के घर में घुसती थी, महिलाओं से रेप करती थी और बच्चों को बुरी तरह से मारती थी। वहीं सरकार ने भी तमिल लोगों पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। श्रीलंका की सरकार तमिल इलाकों की बेसिक चीजें, दवा, डीजल, पेट्रोल इत्यादि सप्लाई बंद कर देती थी, जिसकी वजह से जाफना के लोगों को ये सब चीजें स्मगल करके लाना पड़ता था। और कहते हैं ना, जैसे को तैसा श्रीलंका आर्मी और सरकार के अत्याचारों का जवाब LTTE ने वैसे ही दिया और 1980 से 83 के बीच में LTTE ने श्रीलंका आर्मी पर कई हमले किए। इसके बाद श्रीलंका सरकार ने प्रिवीजन ऑफ टेररिस्ट
अरेस्ट एक्ट लेकर आई, जिससे सरकार के लिए आसान हो गया किसी को भी पकड़ कर जेल में डाल देना बिना किसी कोर्ट हेयरिंग के। 1983 के हमले में श्रीलंका के 13 सैनिक मारे गए, जिनका बदला लेने के लिए श्रीलंका सरकार ने 1000 से भी ज्यादा तमिल लोगों के घरों में आग लगा दिया, जिसे ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद भी श्रीलंका सरकार और एलटीटीई के बीच लड़ाई चलती रही, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ गई। श्रीलंका में जब तमिल लोगों की हिंसा बढ़ने लगा तो बहुत से तमिल भारत में आकर छुपने लगे, जिससे भारत में इमिग्रेशन बढ़ने लगा। और इसके बाद जो इंडियन तमिल थे वो भारत सरकार प्रेशर बनाने लगे श्रीलंका के तमिल लोगों की मदद करने के लिए। तब इंदिरा गांधी की सरकार ने भारतीय तमिल लोगों को आश्वासन देने के लिए एलटीटीई को डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं किया, पर इनडायरेक्ट सपोर्ट जरूर किया। और उसके बाद एलटीटीई को रॉ ने सपोर्ट देना शुरू किया। और इस टाइम जब एलटीटीई कुछ सैनिक भारत में पकड़े गए और जब श्रीलंका सरकार ने उनकी कस्टडी मांगी तो भारत ने देने से मना कर दिया। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि भारत इसलिए भी एलटीटीई के अलग देश की मांग को खुल के सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इसका असर भारत में खालिस्तान की मांग करने वालों पर और कश्मीर की मांग करने वालों पर पड़ता। इसीलिए भारत सिर्फ श्रीलंका सरकार पर प्रेशर बनाना चाहता था कि वो तमिलों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोके। लेकिन 1987 में श्रीलंका सरकार ने ऑपरेशन लिबरेशन स्टार्ट कर दिया, जिसका उद्देश्य एलटीटीई के ठिकानों पर कब्जा करना था, जिसके बाद फिर से तमिल लोगों को मारे जाने लगा। इसके बाद भारतीय तमिल लोगों ने भारत सरकार पर दबाव बनाने लगे श्रीलंकाई तमिलों की मदद करने के लिए, जिसके बाद भारत सरकार को खुल के एलटीटीई को सपोर्ट करने लगी और ऑपरेशन गार्लिन लॉन्च किया। भारत ने बोट से खाना और बेसिक चीजों को श्रीलंकाई तमिल लोगों के लिए भेजा, लेकिन उन्हें श्रीलंकाई कोस्ट गार्ड ने रोक लिया और उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद भारत सरकार ने कार्गो प्लेन से, फाइटर प्लेन से सारा जरूरी सामान तमिल लोगों की मदद के लिए भेजा श्रीलंका सरकार के खिलाफ जाके। और एक सख्त संदेश भी कि श्रीलंका अगर इन बेसिक मदद को रोकेगा तो यह युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी और सैन्य कार्रवाई होगी। और इस तरह से भारत ने एक शक्ति प्रदर्शन से साफ कर दिया था कि अगर श्रीलंका सरकार ने अत्याचार को नहीं रोका तो भारत एलटीटीई के साथ आ जाएगा। भारत का एलटीटीई के साथ बढ़ते सपोर्ट के कारण श्रीलंका सरकार ने पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका जैसे देशों से मदद मांगने लगा, जो भारत के लिए सही नहीं था। इसलिए भारत ने श्रीलंका के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और एक पीस कीपिंग फोर्स जाफना भेजा सीज फायर लागू करने के लिए। और इसका नतीजा यह हुआ कि जो लड़ाई भी श्रीलंका वर्सेस एलटीटीई हो रहा था, वो लड़ाई अब भारत वर्सेस एलटीटीई हो गया। ये लड़ाई 3 सालों तक चली, जिसमें भारत के 1000 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए, भारत के 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हुए और उसमें कई तमिल लोग भी मारे गए, जिसके बाद भारत को मजबूर होकर अपने सैनिकों को श्रीलंका से निकालना पड़ा। लेकिन तब तक एलटीटीई और प्रभाकरण के मन में भारत के लिए नफरत पैदा हो चुका था और इसका बदला उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को मार के लिया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार दिल्ली में राजीव गांधी और प्रभाकरण की भी सीक्रेट मीटिंग हुई और राजीव गांधी के कैबिनेट मंत्री ने उनसे कहा कि अच्छा होगा कि हम प्रभाकरण को यहाँ पे बंदी बना ले, लेकिन राजीव गांधी ने इससे मना कर दिया और इसे अनएथिकल बताया। और उनकी मीटिंग हुई जिसमें राजीव गांधी ने प्रभाकरण को सरेंडर करने के लिए मना लिया और राजीव गांधी ने उसे एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी उपहार में दिया और उसे जाने दिया और यहीं पर उनसे गलती हो गई। इसके बाद 12 मई 1991 को राजीव गांधी एक इलेक्शन रैली के लिए तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गए और लोगों से मिलने लगे। इन्हीं लोगों में एक लड़की थी जो नारंगी सलवार कमीज पहनी हुई थी, जो राजीव गांधी को एक फूलों की माला पहनाना चाहती थी। राजीव गांधी के गार्ड ने लड़की को आने से रोक दिया, लेकिन राजीव गांधी ने गार्ड से लड़की को आने देने के लिए कहा और जैसे उस लड़की ने राजीव गांधी को फूलों की माला पहनाकर उनके पैर छूने के लिए झुकी, राजीव गांधी ने उस लड़की को पैर छूने से रोकने के लिए झुके, वैसे उस लड़की ने अपने शरीर पर लगे बम का बटन दबा दिया और इसमें राजीव गांधी सहित कई लोग उस बम धमाके में मारे गए। एलटीटीई का प्लान था कि उस हमले में कहीं से भी उनका नाम ना आए, लेकिन प्रभाकरण का रचाया प्लान तब फेल हो गया जब एलटीटीई का फोटोग्राफर वहां से नहीं निकल पाया और उस ब्लास्ट में मारा गया। बाद में उसके कैमरे से प्रभाकरण सहित कई लोगों के फोटो निकले। इसके बाद राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत ने श्रीलंका में अपना दखल बंद कर दिया, वहीं एलटीटीई ने श्रीलंका में अपने हमले जारी रखा। एलटीटीई ने श्रीलंका के 2 प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश भी करी और एक को मारने में वो सफल भी रहे, लेकिन आपसी लड़ाई और आपसी फूट के वजह से एलटीटीई कमजोर हो गया। लेकिन श्रीलंका सरकार भी अब एक्शन में थी और भारत भी अपने पीएम का बदला लेने के लिए श्रीलंका की मदद कर रहा था। भारत ने श्रीलंका को नए वेपन्स दिए, Mi-17 हेलीकॉप्टर दिया और कई आधुनिक हथियार दिए, जिससे श्रीलंका ने 2009 में एलटीटीई को हरा दिया और एलटीटीई चीफ प्रभाकरण को भी गोली मार के मार दिया गया। हालांकि इस सिविल वार में श्रीलंका की सरकार ने, श्रीलंका की आर्मी ने अमानवता में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तक प्रभाकरण के 12 साल के बच्चे को गोलियों से भून दिया गया। वहीं कई पत्रकार दावा करते हैं कि प्रभाकरण को सेना ने पकड़कर एक गुप्त जगह पर ले गई, जहां उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देकर गोली मार दी गई। हालांकि श्रीलंका की सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। और इस सिविल वार खत्म होने के बाद आज भी यूएन कई रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका में तमिल लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो आई होप आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।